दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी क्लास चल रही है इसको कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 11 वीडियो है। 10 वीडियो मैंने पहले बायोलॉजी को डाल दिए हैं और आज के इस वीडियो में देखेंगे सजीव में जो पोषण होता है वो कैसे कैसे होता है। आपको पता होगा सजीव में पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषण और आपका परपोषण। यानी कि एक तो आपके परपोषी होते हैं, एक स्वयंपोषी होते हैं। एक तो अपना भोजन खुद पकाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उसके ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई हमें पोषण की आवश्यकता क्यों है, मतलब हम भोजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो भाई भोजन क्यों करते हैं, सीधी सी बात है कि हमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से काम होते हैं सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है अक्षरों को ताकि आपको बेहतर है वो दिख जाए। चलिए देखिए, पहला है कि भाई जीव जो होते हैं, कोई भी आपका जीव होता है वो जो भोजन ग्रहण करता है, आपका फूड ग्रहण करता है, उसी को ही बोलते हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब देखिए आपके जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के कारण हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है यानी कि फिजिकल ग्रोथ वो होती है। इसके अलावा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है हमारे शरीर के अंदर, तो उनके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं, तो नई कोशिकाओं और नई कोशिका पदार्थों के संश्लेषण के लिए, मतलब उनके निर्माण के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये जब होते हैं तो इनकी मदद से हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, वो कोई टूट फूट हो जाती है, मान लीजिए आप कोई चोट लग गई तो वो अपने आप ही आपके मरम्मत होने लग जाती है। वो हमारे शरीर का डेवलपमेंट यानी कि विकास, रोगों से प्रतिरक्षा यानी कि आपका एक प्रकार से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, इसके अलावा नियंत्रण और प्रजनन यानी कि कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे काम जब ही होंगे जब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, यानी कि हम भोजन करेंगे तभी हम ये सारे कार्य कर पाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे शरीर को सुव्यवस्थित रूप से काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए जैसे आपको मैं बता दूँ कि जिस प्रकार से कोई इंजन होता है उसमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है ना, उसके अंदर आप पेट्रोल डालोगे तो ही चलेगी ना। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को भोजन मिलता रहेगा तो ही हमारा शरीर है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब देखिए अब हम आते हैं कि भाई पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए न्यूट्रिशन आपका दो प्रकार से होता है मेनली, और एक होता है आपका स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। अब गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना वो मैं खुद बनाता हूँ डेली, इसलिए मेरे को वीडियो में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। और ये मैं आपको एक तो आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो, उसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक है, दोनों को कंबाइन करके बनाता हूँ। तो गाइज एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं पोषण के प्रकार। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है भाई स्वपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं, तो भाई स्वपोषी जो होते हैं उनके शरीर में, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो आपके प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है वो आपके जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सौर ऊर्जा यानी कि आपकी सनलाइट, इनसे रिएक्शन करके अपना भोजन पकाते हैं। तो भाई डायरेक्टली पूछ लें कि पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे पकाते हैं, तो क्लोरोफिल की मदद से पकाते हैं। अगर क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाएगा, पिगामेंट नहीं पाया जाएगा तो नहीं बना सकते। और इसमें आपके जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो हम भी देखेंगे थोड़ी देर बाद में रिएक्शन पूरी, तब मैं आपको और डिटेल से यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तो आपके पेड़ पौधों की बात होगी, भाई पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। नाइट्रीकरण मतलब जो नाइट्रोजन के उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन जीवाणु। इसके अलावा लोह जीवाणु यानी कि फेरस बैक्टीरिया, ये भी आपके ऑटोट्रोप्स के अंदर आते हैं यानी कि स्वपोषी के अंदर आते हैं। अब ये जो होते हैं ना आपके जो जैसे फैक्टीरियल फेरस बैक्टीरिया है या सल्फर बैक्टीरिया है या आपका नाइट्रिकन बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? गंधक यानी कि सल्फर, नाइट्रोजन और लोह अयस्क, है ना, इनका क्या करते हैं? इनका ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं इनका। जैसे मान लीजिए आपका लोहा है, ये लोहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो जल की उपस्थिति में यहाँ बनेगा Fe2O3 यानी फेरस का ऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार से अपना भोजन है वो ये प्राप्त करते हैं। और इनका दूसरा नाम ये भी है
कि इन्हें रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन स्वयं संश्लेषी स्वयंपोषी, यानी कि आपका केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। ये इनका दूसरा नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो आपका होता है परपोषी, और इनका दूसरा नाम होता है विषमपोषी, और अंग्रेजी में बोलते हैं इनको हेटेरोट्रोप्स। अब देखिए नाम से पता लग रहा है कि भाई परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाले। तो देखिए ऐसे प्राणी जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं तथा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार का जो पोषण है, इस प्रकार का न्यूट्रिशन है, उसे बोले जाते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं? परपोषण। और ये आपके बहुत प्रकार से होता है। और गाइस इस वीडियो मैंने इंग्लिश टर्म है उनका जितना यूज मेरे से हो सकता था ना उतना मैंने किया, ताकि आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अधिक से अधिक हेल्प हो सके, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे टर्म्स हैं वो इंग्लिश में लिखी है, ताकि जो मेरे इंग्लिश स्टूडेंट हैं उनको भी कोई समस्या ना हो। अब देखिए जो आपका परपोषण है ना वो बहुत प्रकार से हो सकता है। जैसे पहला जिसका नाम है प्राणी समभोजी पोषण। अब देखिए हिंदी में थोड़ा अटपटा है, अंग्रेजी में बोलते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है कि भाई ऐसे प्राणी जो अन्य प्राणियों से बनने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, है ना। ऐसे प्राणी जो अन्य प्राणी जो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उन्हें बोलते हैं आपके हेलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये भी आपका हेलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कई प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है आपका शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। अब नाम से ही पता लग रहा है शाकाहारी, यानी कि ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ और पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे फल आया और फल को सीधा खा लिया, है ना, मतलब डायरेक्टली डिपेंड, मतलब उनसे उनका अन्य प्रोडक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बना उसको जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं आपके शाकाहारी। जैसे कि आपका बकरी है, गाय है और हिरण है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें आपके बोलते हैं शाकाहारी। दूसरे जो आते हैं वो आपके हैं मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, डायरेक्टली दूसरे जीवों को खा जाते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। जैसे आपको पता है शेर है ना, आपका शेर है, लायन है ना, और टाइगर है यानी कि चीता है, ये भी क्या करते हैं? दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, तो इनको बोलते हैं मांसाहारी। क्या बोलते हैं? मांसाहारी। अब तीसरे जो आते हैं, तीसरे आने से पहले देखिए कुछ कीट ऐसे होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? दूसरे कीटों को खा जाते हैं। कुछ पादप होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरे कीटों को खा जाते हैं, जैसे उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। क्या बोलते हैं उनको? इंसेक्टिसाइड। इनके एग्जाम्पल है भाई ड्रोसेरा और यूट्रिकोलेरिया। ये ऐसे पादप होते हैं जो कीटहारी होते हैं, मतलब कीड़े खा जाते हैं इनको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो प्रकार है उसे बोलते हैं सर्वाहारी। अब सर्वाहारी नाम से पता लग रहा है कि भाई ऐसे जीव जो आपके पौधों को भी खाते हैं और प्राणी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे भाई चूहे हैं, चूहे अनाज भी खा लेते हैं, है ना, और भाई दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं। सूअर है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। मनुष्य है, मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों ही होता है। तो ठीक है, ये आपके होते हैं दूसरे प्रकार जिनको बोलते हैं आपके प्राणी समभोजी पोषण, यानी कि हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका जो अगला प्रकार है उसे बोलते हैं आपके परजीवी, पैरासाइट इनको बोला जाता है, परजीवी। अब देखिए ये भी आपके भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग टाइप के होते हैं। देखिए कैसे? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव होते हैं या दूसरे प्राणी होते हैं या पादप होते हैं उनके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहकर प्राप्त करते हैं, है ना। ऐसे जीव जो आप अपना न्यूट्रिशन है वो कोई जीव है, दूसरा जीव, या तो उसके शरीर के अंदर रहकर या उसके शरीर के बाहर रहकर उसकी सतह से वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनको आपके बोलते हैं आपका परजीवी, यानी कि आप इनको बोलते हैं पैरासाइट। अब देखिए ये आपके पैरासाइट है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो बाह्य परजीवी और एक आपका अंतः परजीवी, यानी कि अंदर से प्रोटेक्शन वो आपका जो आपका न्यूट्रिशन है उसको ग्रहण कर सकते हैं और बाहर से भी ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए बाह्य परजीवी का मतलब आपका एक्टोपैरासाइट, यानी कि बाहर से कैसे ग्रहण करेंगे? ऐसे परजीवी जो अपना भोजन किसी बाह्य परजीवी की त्वचा से चिपककर आपका प्राप्त करते हैं। जैसे जूं होती है, जूं पड़ जाती है ना बालों में हमारे, तो वो क्या करती है? हमारे शरीर का खून चूस जाती है। इसके अलावा मच्छर जो होते हैं, मच्छर हमारा खून चूसते हैं, खटमल है वो भी, और अमरबेल। आप पेड़ पौधे देखते होंगे तो पेड़ पौधों में एक हरी हरी सी ऐसे जिनके ऊपर आपके ना तो कोई जड़ होती है ना, ये अमरबेल होती है ना। तो अमरबेल क्या करती है? अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सतह पर, उनकी पत्तियों तना पर चिपटकर अपना भोजन है वो प्राप्त करती है।
तो ये आपका बाह्य परजीवी होता है, मतलब बाहर की सतह पर चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करना। दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं अंतः परजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होंगे कि भाई आपके शरीर के अंदर रहकर आपके पोषण प्राप्त करेंगे, है ना। यानी कि ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट जो अपना पोषण किसी भी दूसरे शरीर जो है, दूसरे जीव का शरीर है उसके अंदर, जैसे कि उसकी आंत के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर या ब्लड के अंदर से प्राप्त करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है ना, आपका लीवर वॉर्म है, और आपका फीता कृमि यानी कि लेस वॉर्म है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये आपके अंतः परजीवी होते हैं, मतलब किसी दूसरे बॉडी के यानी कि दूसरे शरीर के अंदर घुसकर ये अपना न्यूट्रिशन है वहाँ से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक अगला जो आता है इस विशेष प्रकार का, जिसको बोलते हैं आपके सहजीविता। क्या बोलते हैं? सहजीविता या सहजीवी इसको बोला जाता है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिम्बोसिस। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है कि ये जो आपका पोषण का प्रकार होता है ना, इसमें क्या होते हैं कि दो अलग अलग जातियों के आपके जीव होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और अपना न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं, है ना। यानी कि जब दो अलग अलग जातियाँ होती हैं, 2 या 3 जातियाँ आपस में मिलकर रहती है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, इसे सहजीविता बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एक दूसरे से आपस में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, ये एक दूसरे को आपस में नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, केवल अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए ये क्या करती हैं, अपनी यूनिटी बनाती हैं। जैसे आपको पता है शैवाल और कवक होते हैं, यानी कि एल्गी और फंगस, ये आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। और ये क्वेश्चन गाइज पूछा गया है, लाइकेन होते हैं वो किसकी सहजीविता होती है ना। लाइकेन किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन आपके एल्गी से और फंगस दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगला जो न्यूट्रिशन का प्रकार है वो आपका होता है मृतोपजीवी पोषण, यानी कि मरे हुए जीवों से आपका न्यूट्रिशन प्राप्त करना। एक प्रकार से जो मर जाते हैं जीव, उनके शरीर से जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ना, उनको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या मरे हुए जीव जंतु होते हैं, सड़े गले, उनके उत्तकों से आहार प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें मृतोपजीवी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और कवक होते हैं, फंगस, ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं मृतोपजीवी पोषण। अब चलिए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के ऊपर डिटेल से। प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर हम डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पादप में भोजन निर्माण की प्रमुख विधि प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो आपका पर्यावरण संतुलन के लिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक बैलेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्यों क्रिया है? क्योंकि गाइज हमारे जो वायुमंडल होती है उसमें आपको होता है हमारा जो मानव ने बहुत सारी तरक्की कर ली, तो हम बहुत सारे वाहन चलाते हैं, तो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लगातार बढ़ रही है। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो इस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके जो लेवल होता है गैसों का वो आपके बना रहता है ना, तो संतुलन बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ना, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश होता ही है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, जिससे क्या बनती है आपके, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक आपके ऑक्सीजन गैस बनती है। अब देखिए ये आपकी होती है रिएक्शन। देखिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी 6, ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेता है भाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, ठीक है, और 12 जल के अणु होते हैं, और ये जल की आपके सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है तो आपकी क्या बनती है, ये आपका बनता है शुगर, यानी कि इसको आपके कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, और ये आपका वाटर और ये आपके ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको ध्यान रखना, ये रिएक्शन पूछ ली जाती है ऑप्शन देकर कि भाई ये बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाग लेती हैं, कितना यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो देखिए इस प्रक्रिया के दौरान जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है ना, वो आपके केमिकल ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपके प्रोसेस होती है उसमें आपके 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ATP बोलते हैं, ATP, मैंने APT लिख दिया ना, ATP इसको बोलते हैं, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मेन रूप से बनती है, एक तो बनती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको ATP बोलते हैं, और दूसरी बनती है निकोटिमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट यानी कि आपका NADPH। लेकिन मेन रूप से यही पूछा जाता है कि भाई क्या बनता है, तो ATP इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि NADPH भी साथ में बनता है।
अब देखिए, इस अभिक्रिया के दौरान आपका मेन रूप से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आपके सभी जीव होते हैं वो आपके भोजन के रूप में करते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो किस वर्णक की उपस्थिति में होती है, कौन सा पिगमेंट काम आता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कुछ वर्णकों का काम आते हैं और हैकल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये जो वर्णक थे इन्हें क्या बोला जाता, प्लेस्टिड बोलता था, यानी कि इन्हें लवक कहा गया था। और लवक के बारे में मैं आपको जो सेल वाला चैप्टर है, कोशिका वाला चैप्टर है, उसमें पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो प्लेस्टिड होते हैं ये आपके कवक को छोड़कर और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई हरित लवक होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये हरे रंग के लवक होते हैं, पहली बात तो ये है ना। ये आपके प्लेस्टिड होते हैं जिनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। दूसरा, इनका जो रंग होता है वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसकी वजह से, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने में हेल्प करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड निर्माण में हेल्प करना। अब इनमें जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें दो क्षेत्र होते हैं। पहला होता है स्ट्रोमा और दूसरा आपको होता है ग्रेना। तो देखिए, जो स्ट्रोमा होता है वो क्या करता है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम पाए जाते हैं और ये प्रकाश की अप्रकाशिक अभिक्रिया में होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो उसमें जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ना, डार्क रिएक्शन होती है, वो स्ट्रोमा में होती है और ग्रेना के अंदर होती है आपके प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म की प्रकाश संश्लेषण के दौरान मैकेनिज्म क्या होती है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। अब देखिए, ये दो भागों में होती है, एक तो आपके प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं, एक दूसरी होती है अप्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे हम पहले को देखते हैं भाई, आपका जो प्रकाश अभिक्रिया है यानी कि लाइट रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है भाई ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो देखिए, इस क्रिया के अंतर्गत सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग होता है और सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसमें आपके देखिए कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। पहला काम तो ये होता है कि लाइट रिएक्शन में कि निम्न तरंग दैर्घ्य यानी कि लो आपके वेवलेंथ की जो तरंगें होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, आपका जो पर्णहरित होता है क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। पहला काम तो ये। दूसरा, पर्णहरित क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तीसरा, जल का प्रकाश के रूप में अपघटन हो जाता है। जो जल होता है उसका प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। इसके अलावा इसी चक्र में आपके जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा ATP और NADPH इनका निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई आपके जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान कहाँ पर संपन्न होती है। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलॉइड की थैली पाई जाती है, उसके अंदर थाइलॉइड बैग, उनके अंदर ये आपकी रिएक्शन होती है वो आपकी होती है। दूसरी जो आपकी होती है वो होती है डार्क रिएक्शन, इसको आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बोला जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में आपके संश्लेषण का कार्य होता है। संश्लेषण मतलब नई पदार्थों का निर्माण वाली जो प्रोसेस होती है वो इसमें होती है। और इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें देखिए, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो क्रिया होती है वो स्ट्रोमा भाग में क्या होती है, संपन्न होती है। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा वाला भाग होता है वहाँ पर संपन्न होती है। इस क्रिया में जो अगली चीज़ होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको आपके स्थिरीकरण, एक प्रकार से उसको स्थायी रूप मिल जाता है और उसका अपचयन होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका डार्क रिएक्शन होता है ना, इसमें जो पहला उत्पाद बनता है ना, पहला उत्पाद वो आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए PGA, उसको शॉर्ट में बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो PGA होता है ना, ये बनता है और PGA में क्या होते हैं, 3 कार्बन पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपका चक्र होता है ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, C3 चक्र के नाम से, या इसको केल्विन चक्र भी बोला जाता है। तो पूछ लेता है भाई केल्विन चक्र क्या होता है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें जो अप्रकाशिक अभिक्रिया वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है कि PGA का निर्माण होता है। PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इसमें क्या होता है कि 3 कार्बन होते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, इस वजह से इसको बोलते हैं केल्विन चक्र या आपका C3 चक्र बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
उनको हम देख लेते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण होता है उसको कौन कौन प्रभावित करता है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं वो आपके प्रभावित करते हैं। देखिए 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं आपके आंतरिक, एक होते हैं बाह्य कारक। आंतरिक कारक कौन से होते हैं? जो आपके पेड़ पौधे के अंदर होते हैं, जैसे आपका मेन रूप से पर्णहरित यानी क्लोरोफिल है ना। पूछ लिया जाता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण का कौन सा कारक आंतरिक कारक है ना, तो आपको ध्यान रखना जो पेड़ पौधों के अंदर होता है वो आंतरिक कारक और जो बाहर से मिलता है वो बाह्य कारक। तो देखिए इंटरनल फैक्टर क्या होगा आपका पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा प्रकाश यानी कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेंसी है ना, और आपका ऑक्सीजन और वाटर और आपका टेम्परेचर, ये आपके होते हैं बाह्य कारक। अब चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है उसको हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब देखिए जिस प्रकार से आपका पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये कैसे होता है? इसमें आपके सेम ऐसा कि ऐसा होता है। इसमें देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर लेते हैं। जो आप जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, वैसे ही बैक्टीरिया भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। जैसे आपका नील हरित शैवाल जो होता है वो, और बैंगनी जीवाणु होते हैं पर्पल बैक्टीरिया, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा बायोलॉजी का पार्ट नंबर 11, और मैं कोशिश करूंगा डेली आपको बायोलॉजी का एक वीडियो देने का, जिससे आपका सिलेबस है जल्दी हो जाए, जिससे हम फिर डेली MCQ यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करेंगे, जिससे आपके साइंस में अच्छे से अच्छे अंक हैं वो आ सकें। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।